हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। आई एम प्रियांशु और आज हम लोग एथिक्स टेस्ट पेपर 2 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर स्पेसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर स्पेसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज। एग्जामिन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको डायरेक्टिव वर्ड को ध्यान में रखना है, एग्जामिन। हिंदी में अगर हम पढ़ें तो शैक्षणिक संस्थान नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के स्थान है। तो क्वेश्चन का एम्फेसिस किस पे है? नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण पर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज पर। उपयुक्त उदाहरणों के साथ परीक्षण कीजिए। तो आपको यहाँ पर इसे परीक्षण करना है, ठीक है। तो अभी तक के वीडियोस में जो हमने चर्चा की है, एक फॉर्मेट फॉलो किया है आंसर को लिखने का यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी आपको 200 वर्ड्स में इसे अटेम्प्ट करना है, 200 शब्दों में अपने आंसर को लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत में इसमें क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन का कोर एम्फेसिस होता है जिस चीज पर, हमें उसको इंट्रोडक्शन में लेकर आना चाहिए ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाए कि आपने प्रश्न को समझ लिया है भली भांति। तो यहाँ पर क्वेश्चन का एम्फेसिस किस पर है? नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने पर है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज। स्पेसिफिकली कहां पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो अब आप दो तरीके से यहां पर इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तो कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज को आप सामने लाकर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज के बारे में बात करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या भूमिका होती है एथिकल वैल्यूज को स्ट्रेंथन करने में, उसको आप एम्फसाइज कर सकते हैं। सो इन द इंट्रोडक्शन वी कैन राइट दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक मंच प्रदान करते हैं, किस चीज का? दे एक्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ दे एक्ट लाइक अ क्रूसिबल, दे एक्ट लाइक अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियाज, melting pot of values. Educational institutions are where people from multiple backgrounds they come. विभिन्न पृष्ठभूमि से लोग वहां पर आते हैं, अपने अपने मूल्यों आदर्शों को लेकर आते हैं, और जो पाठ्यक्रम में, जो पेडागोजी में, क्यूरिकुलम में, सिलेबस में, इसके माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, तो एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर कि एथिकल वैल्यूज के स्ट्रेंथनिंग को हम देख सकते हैं। सो वी कैन से दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आर अ प्लेटफॉर्म which provides an ecosystem for development and shaping of ethical values. एथिकल वैल्यूज मतलब ये एक ऐसा पारिस्थितिकी, एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है जो कि नैतिक मूल्यों के विकास में और उनके सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर के टोन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड शेपिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज, ठीक है। अब या तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि एथिकल वैल्यूज क्या होते हैं हम उसको डिफाइन कर देते, ठीक है। एथिकल वैल्यूज को हम डिफाइन कर देते। एथिकल वैल्यूज के इनकलकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, मोर और लेस। आपके सिलेबस के किस पार्ट से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है? इनकलकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज, है ना। एंड द रोल प्लेड बाय फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, उससे जुड़ा हुआ है। तो एथिकल वैल्यू को आप डिफाइन भी करके अपनी बात को शुरू कर सकते हैं, या फिर एथिकल वैल्यूज के इनकलकेशन से भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज, बट द मोस्ट प्रिसाइज वे इज टू स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस इन द एग्जैक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो विशिष्ट संदर्भ है उस पर अगर आप टारगेट करके इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं तो वो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है। तो हम इस तरीके से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी कम टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि शैक्षणिक संस्थान नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के स्थान है, स्पेसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एथिकल वैल्यूज।
उस चीज के बारे में आपको बात करना है। नाउ सी, ओके, सो दे आर spaces of they are spaces of spaces of strengthening spaces of strengthening ethical values ethical values। अब आपको एग्जामिन करना है इसको। ओके फाइन, नाउ सी हियर, एक मिनट, बैकग्राउंड ही इसका हम ब्लैक कर लेते हैं एंड लेट अस select the pen color as white so it will be better visible to you। Okay, fine, so they act as spaces of strengthening ethical values अच्छा, किस तरीके से आपको एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है? सबसे पहले, so it provides a space for interaction of people from different background। हम जानते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न पृष्ठभूमि के और विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लोग पढ़ाई करते हैं। so people belonging to various sections of population, belonging to various एरियाज, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं और अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, तो जब आपस में इंटरमिंगलिंग होती है तो वहां पर फिर वैल्यू शेप करता है, वैल्यू कई बार आकार ग्रहण करता है और इस दौरान मजबूत बनता है। सो वी कैन से कि इंटरमिंगलिंग या फिर इंटरैक्शन एंड एसोसिएशन, और ये इंटरैक्शन और एसोसिएशन दो तरीके से होता है। एक तो कि लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, और दूसरी बात है कि इंटरैक्शन विथ पीपल ऑफ कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस, दो तरीके का इंटरैक्शन आपका हो सकता है। तो जब आप लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वहां पर जो आपकी सेल्फ इनग्रेन्ड या फिर जो आपकी इनहेरेंट एथिकल वैल्यूज है वो और मजबूत बनती है। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि जहां पर आप कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस या वैल्यूज के लोगों के साथ आप मिलते हैं तो वहां पर दो चीज होती है, या तो आप एक ज्यादा कन्विंसिंग वैल्यू की तरफ जाते हैं या फिर आपके जो अपने प्री एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो फर्दर स्ट्रेंथन होते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो आपको हर अपनी बात को, हर बिंदु को क्वेश्चन के डिमांड से लिंक करते हुए चले जाना है। ओके, नाउ you have to give example also meanwhile you examine। so in this case we can write an example of the culture of debates, workshops, seminars, discussions that is organized in educational institutions। हम जानते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में वाद विवाद, परिचर्चा, विभिन्न विषयों पर अलग अलग विद्वानों के सेमिनार्स, अलग अलग जो और आपको यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जो विद्वान लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स आर इनवाइटेड, जो बाहरी जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। तो इस तरीके से आपको एक मंच प्रदान करता है शैक्षिक संस्थान। ओके, सो बाय डिबेट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ओके, तो एग्जाम्पल को भी साथ साथ लेके हमें चलना है। फाइन, नाउ द सेकेंड थिंग इज एक्टिविटीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कई प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल कैंपस पॉलिटिक्स। अब आप देखिए कैंपस पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजेस, जहां पर कि छात्र संघ का चुनाव होता है। अब वैसे में लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण वहां पर होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का, जहां पर कि लोकतंत्र के प्रति आस्था पुनर्जीवित होती है, विशेषकर युवाओं में, शैक्षणिक संस्थानों में जो युवा पढ़ रहे होते हैं। ओके, सो वी कैन राइट they are spaces of strengthening ethical values through campus activities for example campus politics, extracurricular activities, cultural programs,
है ना, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं। अब इन कल्चरल प्रोग्राम्स के जरिए क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, डाइवर्सिटी की वैल्यू फॉर्ज होती है, डाइवर्सिटी की वैल्यू स्टैब्लिश होती है, एक दूसरे के कल्चरल डिफरेंसेस के प्रति टॉलरेंस स्टैब्लिश होता है ना। फाइन। अच्छा, कैंपस पॉलिटिक्स की मैंने बात की, तो कैंपस पॉलिटिक्स से क्या होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्टैब्लिश होती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गई, उसके साथ ही साथ टीम वर्क, किस तरीके से आप एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, किस प्रकार से आप जो कमजोर वर्ग है उसके मुद्दों को उठाते हैं और उसका हल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर दोज हु आर वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके की बातें आपको उसमें बतानी है। अच्छा, और क्या है, अभी जैसे मैंने आपको चर्चा के दौरान इंट्रोडक्शन में बताया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स द कोर्सेस एंड द लेक्चर्स एंड द टीचिंग्स, जिसमें कि आपको सिलेबस, क्यूरिकुलम, पेडागोजी, इन सभी चीजों के माध्यम से जो छात्रों में, विद्यार्थियों में विभिन्न नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ किया जाता है, विभिन्न नैतिक मूल्यों को, जैसे रैशनैलिटी, रैशनलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, इन मूल्यों को एजुकेशन के जरिए, एजुकेशन मॉड्यूल के जरिए, क्यूरिकुलम के जरिए इस्टेब्लिश किया जाता है। सो वी कैन राइट लाइक कोर्स कंटेंट, है ना, कोर्स कंटेंट के जरिए, कोर्स कंटेंट में आपको जो सिलेबस है, क्यूरिकुलम है, पेडागोजी है और फील्ड एक्टिविटीज हैं, फील्ड एक्टिविटीज हैं, रिसर्च हैं, फील्ड एक्टिविटीज हैं। तो इस तरीके से जब आप उसको एग्जामिन करेंगे गहराई में जाकर, तो आप देखेंगे कि वो कई प्रकार के एथिकल वैल्यूज को एस्टैब्लिश करने में रोल प्ले करता है। तो ये सभी क्या लाती हैं, ऑब्जेक्टिविटी लाती हैं स्टूडेंट्स में, रैशनैलिटी लाती हैं। और केवल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना है, आपको जो भी एजुकेशनल स्पेसेस में स्टेक होल्डर्स हैं, फैकल्टी है, स्टाफ है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, ओके, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर बात करना है। ठीक है। अच्छा, कोर्स कंटेंट के अलावा हम क्या ये कर सकते हैं, एक्सपोजर की बात कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे आल्सो दे वी नो दैट दे अंडरटेक इंटरैक्शन प्रोग्राम्स, इंटर यूनिवर्सिटी मीट होती है, इंटर कॉलेज मीट होती है, हम सभी अपने अपने स्टूडेंट और कॉलेज लाइफ में इस तरीके के मीट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे एक्ट एज स्पेसेस टू स्ट्रेंथेन एथिकल वैल्यूज। अब चूंकि एग्जामिन करना है, तो एग्जामिन में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या एथिकल वैल्यूज वहां पे केवल स्ट्रेंथेन होती हैं, क्या कोई स्कोप है जहां पर एथिकल वैल्यूज के वीक होने का संभावना है ना। सो एज ए point of caution we can mention, as a point of caution we can mention weakening of ethical values, weakening of ethical values। अच्छा, कई बार ये शिकायत होती है पेरेंट्स की भी कि विद्यार्थी वो गलत संगत में पढ़कर गलत आदतें सीख जाते हैं, और कई बार ये होता है कि इन बैड कंपनी दे इनकलकेट सच wrong values, some wrong values like towards women, towards the weaker section, towards the minorities। तो इस तरीके से कई बार ये होता है कि एथिकल वैल्यूज स्ट्रेंथेन होने के बजाय कमजोर हो जाती हैं। तो हमको एक दो पॉइंट उस संबंध में, चूंकि एग्जामिन है तो एक दो पॉइंट उस संबंध में भी आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं, है ना, कि बैड कंपनी हम उसे जानते हैं कि कई बार, अब जैसे आपको एक्सेसिव इंडल्जेंस है, सब्सटेंस अब्यूज है ना, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं कैंपसेस में। सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहलिज्म है, ड्रग की समस्या है ना, रैगिंग जैसी एक्टिविटीज हैं, जहां पर कि नए छात्र जाते हैं और पुराने विद्यार्थी नए छात्रों को वायलेंटली ट्रीट करते हैं, उनसे कई तरीके से इलीगल एक्ट्स करने के लिए कहते हैं, है ना, जो कि उनको फिजिकली और इमोशनली साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज कर दें। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन चीजों से एथिकल वैल्यूज के डिग्रेडेशन का भी खतरा होता है। सो व्हेन यू एग्जामिन द स्टेटमेंट you need to look from a wider perspective। ओके, सो बैड कंपनी, जैसे हम लोगों ने इंडल्जेंस, सब्सटेंस अब्यूज की बात की, है ना,
और ओके, एंड मिसपरसेप्शन टुवर्ड्स विमेन, वीकर सेक्शन, है ना, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन ड्यू टू बैड कंपनी, वीकर सेक्शंस. ओके, नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट सिस्टेमिक इशूज और स्ट्रक्चरल इशूज. सिस्टेमिक इशूज जो संस्थागत समस्या है, सिस्टेमिक इशूज में जैसे हम रैगिंग की बात कर सकते हैं, करप्शन की बात कर सकते हैं. एजुकेशनल स्पेसेस ऑल्सो इन्वॉल्व दिस काइंड ऑफ इलीगल इमोरल प्रैक्टिसेस, जहां पर कि आपको एथिकल इशूज के वीकनिंग का संभावना हो जाता है. सो फाइनली इन द कंक्लूजन वी मे से दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे सॉलिडिफाई. अब जैसे कोई छोटा बच्चा है तो परिवार के एथिकल वैल्यूज का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है. फिर बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाता है, तो धीरे धीरे उसके जो एथिकल वैल्यूज हैं वो सॉलिडिफाई होते जाते हैं, स्ट्रेंथन होते जाते हैं, समय के साथ रिजिड होते जाते हैं. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो प्लेटफॉर्म है जहां के बाद व्यक्ति समाज में एक सॉलिड अपना वर्ल्ड व्यू बनाकर सामने आता है. सो दे play the most crucial role. They play the most crucial role. So we can, in the conclusion, say that educational institutions must promote constructive values. इन्हें क्या करना चाहिए? हमारी एनालिसिस में क्या पता चला, हमने जो एग्जामिन किया इसको, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे मस्ट प्रमोट shared values, they must promote such values which are positive and constructive, but at the same time must also eliminate practices, वैसी गतिविधियों को और वैसी समस्याओं को जरूर निदान करना चाहिए जिनसे कि अनैतिकता विकसित होती है, जिससे कि युवाओं में गलत दिशा में जाने की प्रेरणा बढ़ती है, उन्हें मिलती है. ठीक है, तो हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को वैसे एक स्थान के रूप में कार्य करना चाहिए जिससे सकारात्मक मूल्यों की वृद्धि हो, संवर्धन हो, और जो नकारात्मक मूल्य हैं, नकारात्मक मूल्यों से संबंधित गतिविधियों का ह्रास हो. तो इस तरीके से आप अपनी बात को 200 शब्द में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आज के वीडियो में, और ये क्वेश्चन है, Can aptitude be compensated? Can aptitude be compensated by diligence and discipline? Now you see that the terms and their understanding is very important while you attempt the ethics, which is the GS paper 4 in UPPCS syllabus. तो यहां पर आपको टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड, अगर आपको डिलीजेंस का मतलब पता नहीं है, डिसिप्लिन का डिफिनीशन पता नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए जो टर्म्स हैं, एथिकल टर्म्स हैं, उनका मीनिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है. सो हैव अ वेरी साउंड एंड क्लियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एथिकल टर्म्स विच is mentioned in the syllabus and apart from the syllabus also, जो कि important ethical terms हैं, उनके meaning को बहुत clearly समझना जरूरी है. Okay, so can aptitude be compensated by diligence and discipline in civil services? Now it is in the specific context of civil services. You have to comment. Okay, now take care of the डायरेक्टिव वर्ड. जो डायरेक्टिव वर्ड है उसको आपको ध्यान में रखना है. हिंदी में पढ़ें तो क्या सिविल सेवाओं में अभिरुचि की भरपाई परिश्रम और अनुशासन से की जा सकती है? टिप्पणी कीजिए. नाउ सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये जो प्रश्न है ये आपके एथिकल कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को और उनके स्पेसिफिक एरिया में एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं. साथ ही साथ ये आपके एथिकल जजमेंट की एबिलिटी को भी टेस्ट करते हैं कि एक आपको कंटेक्स्ट दे दिया सिविल सर्विसेज, तो एक तरफ उसमें एप्टीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड को हम कंपनसेट कर सकते हैं डिलीजेंस से? डिलीजेंस का मतलब होता है कठोर परिश्रम, कठिन परिश्रम, ईमानदारी से की गई मेहनत, उसे हम डिलीजेंस कहते हैं. एंड डिसिप्लिन, अनुशासन. तो क्या हम अभिरुचि को, एप्टीट्यूड को कंपनसेट कर सकते हैं परिश्रम से और डिलीजेंस से, डिसिप्लिन से? कहने का अर्थ यह है कि क्या अभिरुचि की भरपाई परिश्रम और अनुशासन से की जा सकती है?
सिविल सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। मतलब आपका इस पर क्या राय है, आप इस विषय में क्या समझते हैं, आपकी इस पर क्या अपनी ओपिनियन है या स्टैंड है, इस चीज पर आपको बात करना है। नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस, अगेन आइडेंटिफाई द की थीम ऑफ द क्वेश्चन, द की एरिया वेयर द क्वेश्चन इज एमिंग और डायरेक्टिंग, जहां पर प्रश्न जा रहा है उसका संकेत किधर है। कैन एप्टीट्यूड बी कंपनसेटेड बाय डिलीजेंस एंड डिसिप्लिन। तो आप इंट्रोडक्शन में जो की यहां टर्म है एप्टीट्यूड, आप एप्टीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यू कैन डिफाइन एप्टीट्यूड। ओके, सो वन वे इज दैट, अनदर वे इज कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर इंट्रोडक्शन से ही चले कि एप्टीट्यूड के साथ साथ डिलीजेंस और डिसिप्लिन, अगर आप इन सभी को एक्सप्लेन कर दें इंट्रोडक्शन में बहुत शॉर्ट रखते हुए कि आपको 25 शब्द में ये सारी बात आ जाए। ठीक है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का, तो 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। सो वी कैन डिफाइन एप्टीट्यूड, diligence and discipline in the introduction. Okay, in very short, discipline in the introduction, so that will make a good introduction, वो अच्छा introduction होगा। What is aptitude? It is the natural tendency, it is the natural tendency or inclination towards anything, किसी चीज के प्रति जो एक प्राकृतिक झुकाव है, एक प्राकृतिक किसी चीज के प्रति एक झुकाव है, एक रुचि है, उसे ही हम एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में खेलने के प्रति रुचि हो, किसी में अच्छे भोजन के प्रति रुचि हो, किसी में संगीत के प्रति रुचि हो, तो किसी को समाचार पढ़ने में रुचि हो। सो वी ऑल हैव सम नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स सम एक्टिविटीज, हमारे में कुछ ऐसी प्राकृतिक किन्हीं चीजों को लेकर झुकाव होती है। किसी को राजनीति में झुकाव होता है, तो किसी को सिनेमा में झुकाव होता है, सिनेमा की ओर झुकाव होता है, किसी को सिविल सेवाओं की ओर झुकाव होता है। सो दिस नेचुरल टेंडेंसी और द कैपेसिटी टू learn about some area or something, that is called aptitude. Okay, so we can say that it is a natural tendency or inclination towards something, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, what is diligence? Diligence is honest hard work. How is diligence defined? It is honest and sincere hard work or effort, honest and sincere effort, honest and sincere effort is called diligence. And what is discipline? So discipline is control achieved through self regulation or command, self regulation और कमांड। तो ये बात आपको 25 शब्दों में लिख देनी है, हम लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन में इन तीनों जो कंसेप्ट्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं, आप इसको अगर डिफाइन कर देते हैं तो एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाता है कि यू आर वेल अवेयर अबाउट द मेन की टर्म्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द क्वेश्चन। जो प्रश्न में मुख्य आपको नैतिक शब्द दिए गए हैं, नैतिक जो अवधारणा है उसकी आपको समझ बहुत स्पष्ट है, ये बात एग्जामिनर समझ जाते हैं। ओके, सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? अभिरुचि क्या है? ये किसी चीज के प्रति जो प्राकृतिक झुकाव या प्राकृतिक लक्षण है उसे ही हम अभिरुचि कहते हैं। डिलीजेंस क्या है? किसी भी चीज में सतत और ईमानदार परिश्रम, कठोर परिश्रम, उसे हम कहते हैं डिलीजेंस। और अनुशासन किसे कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन के द्वारा या किसी कमांड के द्वारा, आदेश के द्वारा नियंत्रण को ही हम अनुशासन कहते हैं। तो ये तीनों बातें स्पष्ट हो गई। अब हम इस अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। सो कैन एप्टीट्यूड बी कंपनसेटेड? अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिविल सर्विस में भाई एप्टीट्यूड भी जरूरी है। बिना एप्टीट्यूड के, बिना नेचुरल टेंडेंसी के कोई व्यक्ति अगर सिविल सर्विस में जाता है या जाती है तो उसका परफॉर्मेंस स्वाभाविक रूप से कम होगा, क्योंकि उसका नेचुरल इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, ठीक है। तो कैन एप्टीट्यूड बी कंपनसेटेड बाय? अगर किसी में एप्टीट्यूड नहीं है तो क्या हम उसे डिलीजेंस और डिसिप्लिन से कंपनसेट कर सकते हैं? अब प्रश्न देखिए, पढ़ने में बड़ा सरल और आसान लग रहा है, पर है थोड़ा सा जटिल, जहां पर कि आपको एक बहुत संतुलित स्टैंड पॉइंट लेना है अपने कमेंट में। ओके, सो यू हैव टू कमेंट अपॉन दिस। फाइन, लेट्स सी। सो वी कैन मेक अ सब हेडिंग, हम एक सब हेडिंग बनाएंगे। कैन aptitude be compensated? Can aptitude be compensated
by diligence and discipline in civil services, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें एक सब हेडिंग बनाएंगे। ओके, नाउ वी हैव टू कमेंट अपॉन दिस। फाइन, वी नो दैट वी कैन राइट कि एप्टीट्यूड क्या करता है, एप्टीट्यूड प्रोवाइड्स द नेचुरल थ्रस्ट। एप्टीट्यूड क्या करता है, ये नेचुरल थ्रस्ट देता है, नेचुरल पुश देता है ना, नेचुरल पुश देता है व्यक्ति को, एक इंटरनल मोटिवेशन देता है व्यक्ति को किसी क्षेत्र में बहुत कठोर परिश्रम और मेहनत करने के लिए। तो अगर किसी का एप्टीट्यूड नहीं है तो उसके लिए डिलीजेंस को भी डेवलप कर पाना मुश्किल होगा। लॉजिकल तरीके से सोचिए कि अगर वो नेचुरल थ्रस्ट नहीं है तो यानी कोई एक्सटर्नल ड्राइव है जिसके कारण व्यक्ति उस क्षेत्र में सिविल सेवा में है ना। सो एप्टीट्यूड प्रोवाइड्स नेचुरल थ्रस्ट, एंड नेचुरल थ्रस्ट व्हाट इट डज, it provides motivation. What it does, it provides motivation for hard work, and persistent effort, इसे ही हम डिलीजेंस कहते हैं। तो भाई एप्टीट्यूड के बिना तो डिलीजेंस ही संभव नहीं है, सबसे पहली बात। ओके, ये एक लाइन ऑफ थॉट हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर ये नेचुरल थ्रस्ट नहीं है तो क्या इस नेचुरल थ्रस्ट के बिना डिसिप्लिन हो सकता है? क्योंकि अगर डिसिप्लिन एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड है, इफ दिस डिसिप्लिन इज एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड, देन हाउ मच लॉन्ग इट कैन सस्टेन? ओके, इफ इट इज एक्सटर्नली इन्फोर्स्ड, है ना, सो इट मस्ट बी इंटरनली इन्फोर्स्ड, एंड फॉर सच इंटरनल इन्फोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन अगर अंदर से ही नहीं है, अगर किसी बाहरी दबाव या आदेश के कारण व्यक्ति में अनुशासन है, तो वैसा अनुशासन कितने देर टिकेगा? यानी नेचुरल टेंडेंसी होने से डिलीजेंस भी इंश्योर होता है और एक तरीके से डिसिप्लिन भी इंश्योर होता है। ये बात हमको प्राथमिक रूप से कह देनी है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि एप्टीट्यूड को हम कंपनसेट नहीं कर सकते, एप्टीट्यूड होना आवश्यक है, एप्टीट्यूड होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि एप्टीट्यूड से क्या आता है, एप्टीट्यूड से लर्निंग कैपेबिलिटी आती है, एप्टीट्यूड से लर्निंग कैपेबिलिटी आती है, सीखने की क्षमता आती है। एप्टीट्यूड को हम लर्निंग कैपेबिलिटी के भी रूप में डिफाइन करते हैं, समझते हैं, किसी चीज को सीखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसे भी हम अभिरुचि कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे हैं तो कुछ छोटे बच्चों को मान लीजिए कि जैसे पेंटिंग में उनका एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है, सीखना है कि पेंटिंग कैसे की जाती है। कुछ बच्चों को खेलने में ज्यादा रुचि हो सकती है, कुछ बच्चे डांस करना सीखते हैं। आजकल तो लोग यूट्यूब पर भी छोटे छोटे बच्चे डांस करना यूट्यूब पर देखकर सीखते हैं। तो उनके क्या उन्हें किसी ने कहा? नहीं, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है उनके अंदर जो सीखने की क्षमता पैदा करती है, अभिरुचि वही है। So aptitude it produces learning capability, and without learning capability ना आप में diligence हो सकता है, कम से कम diligence तो नहीं ही हो सकता है, और ना ही आप अनुशासन विकसित करना सीख सकते हैं। ओके, तो यहां पर भी आप देखते हैं कि diligence और discipline को हम एप्टीट्यूड को हम डिलीजेंस और डिसिप्लिन से कंपनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना एप्टीट्यूड के डिलीजेंस और डिसिप्लिन दोनों को डेवलप कर पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये लर्निंग कैपेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी। आपको अपना राय देना है ऐसे प्रश्नों में, कमेंट करने के लिए कहा गया है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज कि नाउ वी टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब हमारा जो थिंकिंग है वो लीनियर भी नहीं होना चाहिए। सो लेट अस टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में किसी चीज के प्रति प्राकृतिक एक झुकाव नहीं है, रुझान नहीं है, तो क्या उस क्षेत्र में मेहनत करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है? और क्या मेहनत करने के लिए हमेशा इंटरनल मोटिवेशन ही एक ड्राइव है? क्या कई बार आदमी बाहरी परिस्थितियों से प्रेरित होकर क्या सिविल सेवा में नहीं जाता? कई ऐसे होते हैं कैंडिडेट जिनके व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जो उनको लगा कि नहीं अब मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए,
मुझे प्रशासन में जाना चाहिए और इसे मजबूत करना चाहिए? अपने व्यक्तिगत अनुभव से। मान लीजिए कोई गरीब विद्यार्थी है और उसने बहुत कठिनाई से मेहनत की और शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर सिविल सेवा में सफल हुआ या हुई, तो उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी नहीं है सिविल सेवा को लेकर, परंतु उसने अपनी परिस्थितियों से स्वयं को बाहर निकालने के लिए, टू इंप्रूव द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज और हर लाइफ एंड हिज और हर फैमिली, द इंडिविजुअल डिसाइडेड टू डू हार्ड लेबर। अब वहां प्राकृतिक झुकाव नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस के कारण द पर्सन हैज बिकम डिलीजेंट, द पर्सन हैज बिकम डिसिप्लिन्ड। तो अब वहां पर अगर वो व्यक्ति सिविल सर्विस में जाता है, सो वी कैन राइट दैट discipline and diligence, discipline and diligence, so they are also developed by circumstances, they are also developed by circumstances, and those circumstances can be personal and those circumstances can be public also. मान लीजिए कि आपने देखा कि भाई समाज में प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार है, let's say if a candidate thinks in that manner, और उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ये भ्रष्टाचार कई चीजों की, कई सामाजिक समस्याओं के जड़ में है, उसका कारण है, तो व्यक्ति क्या करेगा? ये सोचेगा एक लॉजिकल तरीके से कि मैं सिविल सर्विसेज में एंटर करूंगा और फिर इस तरीके से मैं अपने स्तर पर यथासंभव करप्शन को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो वहां पर एक डिलीजेंस का भाव आता है, एक डिसिप्लिन का भाव आता है, नॉट बीइंग माई सेल्फ करप्ट एंड ऑल्सो ट्राइंग टू इंश्योर दैट अदर्स आर ऑल्सो नॉट करप्ट वाइल अचीविंग द पावर। तो वहां पर आप देखते हैं कि एप्टीट्यूड को हम कंपनसेट किससे कर सकते हैं? सर्कमस्टांसेस से। तो यहां पर सर्कमस्टांसेस ये ड्राइव पैदा करता है, ये जो थ्रस्ट एप्टीट्यूड प्रोड्यूस कर रहा था, ये जो लर्निंग कैपेबिलिटी एप्टीट्यूड प्रोड्यूस कर रही थी, नाउ द डिसिप्लिन एंड डिलीजेंस इट कैन कंपनसेट फॉर एप्टीट्यूड इफ देयर इज एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। बात आई समझ में? अच्छा, कई बार और कंपेलिंग रीजंस होते हैं, कई बार और कंपेलिंग रीजंस होते हैं, जैसे मान लीजिए करियर है ना। सो मेनी कैंडिडेट्स आर देयर इन सिविल सर्विसेज, दे थिंक दैट इट इज अ वेरी डिजर्विंग करियर टू परस्यू, प्रेस्टीज है ना, देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड। ओके, सो दीज थिंग्स ऑल्सो दे प्रोड्यूस डिलीजेंस एज वेल एज डिसिप्लिन विच कैन बी कंपनसेटेड फॉर एप्टीट्यूड। फाइन, नाउ व्हेन अ पर्सन गेट्स इनटू सिविल सर्विस, जब कोई व्यक्ति सिविल सर्विस में चला जाता है, तो these are the factors which can motivate him for being diligent and disciplined. ठीक है, fine, okay. Now see, if a person is very hardworking, if a person is by nature very hardworking, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें किसी काम में लगा दीजिए, वो ईमानदारी से अपने काम को करेंगे। They are unconcerned if they have taken up a work, अगर उन्होंने किसी काम को लिया तो वो उसे बहुत शिद्दत के साथ करेंगे, बहुत मेहनत के साथ करेंगे और अनुशासन के साथ करेंगे। सो अ पर्सन माइट नॉट हैव पिकुलियर टेंडेंसी टुवर्ड सिविल सर्विसेज, बट मे बी हेल्पिंग द वल्नरेबल इन जनरल, ओके, मे बी बीइंग एक्टिव थ्रू आउट द डे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति में गंभीर चुनौतियों के समाधान करने को लेकर एक टेंडेंसी हो, है ना। तो एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज के लिए आवश्यक अगर नहीं भी हो, अगर व्यक्ति स्वभाव से ही मेहनती है और अनुशासित है, तो वहां पर हम एप्टीट्यूड को रिप्लेस सिविल सर्विस में कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो कमेंट का अप्रोच है वो इस प्रकार से होना चाहिए, पर हमारा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? क्या हम ये कहें कि हाँ, हम एप्टीट्यूड को कंपनसेट पूरी तरीके से कर सकते हैं बाय डिलीजेंस एंड डिसिप्लिन? क्या हम ये कह दें कि नहीं, एप्टीट्यूड को हम कंपनसेट कर ही नहीं सकते? अभी हमने अपने ही चर्चा में इस चीज को देखा। तो हमारा कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि सिविल सेवाओं के संदर्भ में अभिरुचि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिरुचि एक प्राकृतिक प्रेरणा का कार्य करती है, जो कि परिश्रम और अनुशासन से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं, जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं, उसकी प्राप्ति को और आसान और प्रभावी बना सकता है। सो दिस ब्रिंग्स अप अ कंक्लूजन विच इज मोर बैलेंस्ड एंड विच इज नॉट लॉपसाइडेड, जो लॉपसाइडेड नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि भाई एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड यह एक नेचुरल स्ट्रेंथ देता है, और
नेचुरल स्ट्रेंथ देता है, और अगर डिलीजेंस और डिसिप्लिन भी है तो ये सभी साथ मिलकर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, डिजायर्ड आउटकम्स हैं, उनको अचीव करना आसान बना देंगे और जो आउटकम्स हैं उसको और प्रभावी बना देंगे। तो इस तरीके से आपकी बात इसमें समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इस वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? विथ अ रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल with a rapidly evolving governance scenario, we need a civil servant of the new age. अब ये देखिए कि और ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है, जहां पर कि आपको अप्लाइड कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आंसर को अटेम्प्ट करना है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट डिस्कस? अब यहां पे आपको जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है डिस्कस। तेजी से विकसित हो रहे शासन परिदृश्य के साथ हमें नए युग, तेजी से विकसित हो रहे शासन परिदृश्य, इस चीज को अंडरलाइन करना है। हमें नए युग के सिविल सेवक की आवश्यकता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू डिस्कस अबाउट दिस स्टेटमेंट। इसके संबंध में आपको चर्चा करनी है कि इस स्टेटमेंट से आपने क्या समझा है। प्रश्न को देखिए कि भाई जो शासन परिदृश्य है, गवर्नेंस सिनेरियो है, वह तेजी से बदल रहा है। यह स्टेटमेंट कहता है कई आयामों में बदल रहा है, कोई एक निश्चित आयाम में तो नहीं बदल रहा, हर आयाम में बदल रहा है और नए आयाम पैदा भी हो रहे हैं। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिनेरियो इमर्ज हो रहा है, जहां पर की सुरक्षा चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, जो पर्यावरणीय क्लाइमेटिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी गवर्नेंस सिनेरियो को बहुत चैलेंजिंग बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वी नीड अ सिविल सर्वेंट ऑफ द न्यू एजेस। अब ऐसे जटिल और चुनौतीपूर्ण शासन परिदृश्य में हमें नए युग के सिविल सेवकों की आवश्यकता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू एजेस? नाउ यू सी दैट दिस टर्म कैन बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज। सो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म एंड द अंडरस्टैंडिंग विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर उसका एक इस चीज में क्लैरिटी लाना, यहां पर आपको अप्लाइड क्वेश्चंस में जो चैलेंज आता है यहीं पर आता है। फाइन, ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम कैसे शुरू करेंगे? सो द मेन थीम इज ओवर अ रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो। द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो। तो एक तरीका हो सकता है कि आप रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो के कंटेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दें 25 वर्ड्स में। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लेन द कंटेक्स्ट ऑफ रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो, रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो। एक तो ये तरीका है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में अब चूंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म का इस्तेमाल किया गया है, सिविल सर्वेंट ऑफ द न्यू एजेज, नए युग के सिविल सेवक, तो क्यों ना हम इस टर्म को ही एक्सप्लेन कर दें इंट्रोडक्शन में। वो भी एक तरीका हो सकता है अपने उत्तर को शुरू करने का। ओके, सो सिविल सर्वेंट ऑफ न्यू एजेज, अ न्यू एज सिविल सर्वेंट, अ न्यू एज सिविल सर्वेंट। ओके, ये दोनों चीज। अब ये रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो में आप इंट्रोडक्शन में किन चीजों का उल्लेख कर सकते हैं? जो डिजिटल सिनेरियो चेंज हो रहा है, साइबर स्पेस में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहे हैं, नई नई चुनौतियां आ रही हैं, साइबर कैपेबिलिटीज में कई सारी जो है पोटेंशियल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनसे रिलेटेड चैलेंजेज हैं। तो बहुत डीप में नहीं जाना है, बस इंडिकेट करना है इंट्रोडक्शन में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन में एरो वगैरह नहीं बनाइएगा, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। सो रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो, इट इन्वॉल्व्स द डिजिटल, द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, जो सुरक्षा और सामरिक बदलाव आ रहे हैं, आर्थिक स्तर पर इकोनॉमिक जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव आ रहे हैं, जैसे एआई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद जो सोशियो कल्चरल चैलेंजेज हैं, जो नए नए सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स इवॉल्व हो रहे हैं, सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स, जैसे अगर हम पॉपुलेशन डेमोग्राफी की बात करें
तो अब हम शायद उस समय के पीक पर हैं, भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यहाँ पर युवाओं की संख्या भी सर्वाधिक है। तो इन सभी डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए एस्पिरेशनल हमारे पास पॉपुलेशन है और जिसमें कि अलग अलग वर्ग ज्यादा वोकल हैं अपने डिमांड्स को लेके, अपने क्लेम्स को लेके। ओके, सो इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग सिनेरियो व्हाट इज दैट वी रिक्वायर अ न्यू एज सिविल सर्वेंट। हमें एक नए युग के सिविल सेवक की आवश्यकता है। अच्छा, एक तो बात हम ये अप्रोच अपना सकते हैं और दूसरा न्यू एज सिविल सर्वेंट को हम हाईलाइट कर सकते हैं। न्यू एज सिविल सर्वेंट का क्या मतलब हुआ? नए युग का सिविल सेवक। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं संकेत ये है कि व्यक्ति जो ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो, जो ज्यादा ऑब्जेक्टिव माइंडसेट वाला हो, रैशनल माइंडसेट का व्यक्ति हो। ओके, सो अ न्यू एज सिविल सर्वेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर having more rational approach, having more scientific approach towards issue, scientific and objective, more scientific and objective, more technologically capable, more technologically capable। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में दोनों में से कोई भी अप्रोच अपनाकर बात को शुरू कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं। यदि आप शब्द सीमा जो इंट्रोडक्शन में हम मानकर चलते हैं 200 शब्द के लिए 20 से 25 शब्दों में भूमिका लिखनी होती है, अगर आप उतने में कर सकते हैं तो दोनों को मिलाकर कर दीजिए, ठीक है। सो गिव द एग्जामिनर द आइडिया दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व और द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्रिटी क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। अब इससे आपने इससे क्या समझा है। ओके, so again we will prepare a subheading, rapidly evolving governance scenario requires a new age civil servant, requires a new age civil servant, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने पहले क्या बात की, सबसे पहले कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा है ना। तो पहली बात हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो में, द कॉम्प्लेक्सिटी इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग, इट क्रिएट्स मोर conflict in decision making, conflict and differences, so it is very difficult to achieve a consensus if there is a complex scenario, if there are more stakeholders involved। अगर कई हितधारक उसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, तो वैसी परिस्थिति में एक मत बना पाना, एक आम राय बना पाना किसी भी विषय पर एक सिविल सेवक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो एक न्यू एज सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए? एक कंसेंसस बिल्डर होना चाहिए। और कंसेंसस बिल्डिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले अपने आप में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो बिना रैशनल अप्रोच के नहीं आ सकती, ठीक है। सो वी कैन से दैट द रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो इज मोर कॉम्प्लेक्स which leads to confusion and conflict in decision making, so it requires a rational civil servant, a rational and balanced, और हम कह सकते हैं इवन हेडेड, है ना, इवन हेडेड सिविल सर्वेंट। अच्छा, हमारा ये कहीं कहने का आशय नहीं है कि जो पहले के सिविल सेवक होंगे या जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में होंगे उनमें रैशनैलिटी कहीं कम होगी, परंतु आज का जो कॉम्प्लेक्स परिदृश्य है इसमें रैशनैलिटी आज के समय के जो सिविल सेवक होंगे, नए युग के जो सिविल सेवक होंगे, उनके लिए एक बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाना, एक रैशनल अप्रोच अपनाना वो अति आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि द रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो इट इज मोर टेक्निकल, एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल। ये तकनीक और प्रौद्योगिकी दोनों तरीके से ज्यादा जटिल है, ठीक है। तो ऐसे में क्या चाहिए? टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल, तो इसमें आपको डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए। क्या चाहिए? डोमेन एक्सपर्टीज, यानी कि स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ये हमेशा डिबेट चलता है सिविल सर्विस में, जनरलिस्ट वर्सेस
स्पेशलिस्ट। लैटरल एंट्री का ये एक मेजर ग्राउंड बताया जाता है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में उनकी उतनी परफॉर्मेंस इफेक्टिव नहीं होती है ना। सो डोमेन एक्सपर्टीज होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग की चुनौती है ना। सो द न्यू एज सिविल सर्वेंट ऑल्सो हैव डोमेन एक्सपर्टीज। तो स्पेशलिस्ट्स की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है सिविल सेवा में। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग, जहां पर कि आप अलग अलग तकनीकी क्षेत्रों में बहुत सीमलेसली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो अ सिविल सर्वेंट हु कैन सीमलेसली इंटीग्रेट इनटू द डिजिटल एज वेल एज द into the virtual as well as the physical. So the new age civil servant should be one who can seamlessly integrate, जो कि बहुत आसानी से, जो बहुत स्मूथली seamlessly integrate the virtual with the physical, है ना, virtual and the physical। ये एक बात हो गई। अच्छा, तीसरी चीज है कि अभी के टाइम पे जो मुद्दे हैं वो उतने स्थानीय, जो रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो है कि स्थानीय मुद्दे भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय आकार ग्रहण कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी कई बार वो स्थानीय मुद्दे बन जाते हैं। सो ये एक तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है एंड द इवॉल्विंग गवर्नेंस इम्पैक्ट इट हैज, तो वैसे में एक सिविल सेवक कैसा होना चाहिए? वेल अवेयर ऑफ also the domestic as well as the international events। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। so we can say ग्लोकलाइजेशन, इसके लिए क्या है? ग्लोकलाइजेशन, जहां पर कि ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन यानी वैश्विक और स्थानीय दोनों का एकीकरण। The local becomes the global becomes the local. So it is one of the important aspect of the rapidly evolving governance scenario। यह वर्तमान में जो बहुत तेजी से बदल रहे शासन परिदृश्य का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हुआ, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन की समस्या है, युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन रसिया में युद्ध होने से आप देखें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो गेहूं की उपलब्धता थी वह प्रभावित हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों भारत के लिए वो रक्षा आपूर्ति करता है, डिफेंस सप्लायर्स हैं। तो इससे जो भारत की सुरक्षा है और वो स्थानीय रूप से वो प्रभावित हो जाती है ना। अब जैसे इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है तो हमारे जो संबंध हैं दोनों देशों से, उसका डोमेस्टिक प्रभाव भी पड़ता है। तो इस तरीके से जो वैश्विक और स्थानीय है दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ चुका है और बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं। ठीक है। Now, so in this scenario, a civil servant is required to be, the new age civil servant would be expected to have knowledge about, command over both the domestic and the international issues। तो इस तरीके से आपको अपनी बात को लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, उसके बाद हम जैसे बात करें रैपिडली इवॉल्विंग गवर्नेंस सिनेरियो, इसमें हम जानते हैं कि वोकल सेक्शंस, even the vulnerable sections have become more vocal, and that is good for democracy, that is good for development and growth। so in such a case aspirations of people are very high। लोगों की जो महत्वाकांक्षा होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है। okay, so we can say raised aspirations of people, raised aspirations along with vocal sections of society, vocal sections of society। अब ऐसे केस में क्या है, जहां पर कि एस्पिरेशंस रेज हो, यहां पर परफॉर्मेंस की ज्यादा डिमांड होती है। तो आज के जो सिविल सेवक होंगे उनके ऊपर परफॉर्मेंस की ज्यादा उनसे मांग की जाएगी, अकाउंटेबिलिटी हमेशा सीख की जाएगी मीडिया के द्वारा और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा। तो ये जो न्यू एज सिविल सर्वेंट्स हैं, तो हमें किस प्रकार के सिविल सेवक की आवश्यकता होगी ऐसे परिदृश्य में, है ना। सो हु आर मोर अर्नेस्ट,
who are more effective and efficient in their work, जो कि अपने कार्य में बहुत दक्ष हों, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत उनके ऊपर एक प्रकार से हम कहें कि आशा होगी. फाइन. सो वी कैन से दैट द न्यू एज सिविल सर्वेंट who would be a performer, okay, who would be a performer, who would be an optimist, क्योंकि एक ऑप्टिमिस्ट ही परफॉर्मर हो सकता है. who would be a performer, who would be an optimist, okay. so इस तरीके से हम रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल सिनेरियो, गवर्नेंस सिनेरियो और एक न्यू एज सिविल सर्वेंट की अवधारणा को जोड़ सकते हैं. अब जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि न्यू एज सिविल सर्वेंट की अवधारणा किसी व्यक्ति के लिए अलग होगी और अन्य व्यक्ति के लिए कुछ अलग होगी, और जो रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल गवर्नेंस सिनेरियो है इसको भी आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. तो ये कंप्लीटली आपकी अपनी समझ के ऊपर आधारित प्रश्न है. अब हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? ओके, सो वी वुड से दैट as the challenges are changing, as the nature and character of governance scenario is changing, so it likewise demands a change in the aptitude and attitude of civil servants, aptitude, attitude and capabilities of civil servants. So जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है उसी तरीके से उसी अनुपात में या उससे भी आगे बढ़कर सिविल सेवकों के एप्टीट्यूड में, अभिरुचि में, एटीट्यूड में, अभिवृत्ति में और कैपेबिलिटीज में, क्षमताओं में भी विकास होना आवश्यक है. एंड दैट सिविल सर्वेंट वुड बी अ न्यू एज सिविल सर्वेंट. इस तरीके से हम अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द क्वेश्चन इज अ गुड लीडर टेक्स अ लिटिल मोर देन हिज शेयर ऑफ द ब्लेम, a little less than his share of the credit. Explain. Now it is a statement, a quotation you can say, और आपको इसको एक्सप्लेन करना है. एक अच्छा नेता या नेतृत्वकर्ता अपने हिस्से से थोड़ा अधिक दोष लेता है, अपने हिस्से से अधिक दोष, और अपने हिस्से से थोड़ा कम श्रेय लेता है. व्याख्या कीजिए. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. ओके, फाइन. इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? व्हाट इज द मेन एथिकल वैल्यू विच इज एट द सेंटर ऑफ दिस स्टेटमेंट? ऑब्वियसली दैट इज लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, है ना, लीडरशिप. सो वी कैन स्टार्ट विथ, वी कैन इंट्रोड्यूस विथ इंट्रोडक्शन विथ द वैल्यू ऑफ लीडरशिप, है ना, वैल्यू ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप का क्या महत्व है, या फिर आप लीडरशिप के कंपोनेंट्स से भी शुरू कर सकते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप, और यू कैन सिंपली डिफाइन लीडरशिप इन इटसेल्फ, कि लीडरशिप है क्या, हु इज अ लीडर. ओके, सो देयर आर वेरियस वेज, कई तरीके हैं इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए. वैल्यू ऑफ लीडरशिप हम जानते हैं कि लीडरशिप की वैल्यू क्या होती है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में होती है ना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में होती है. मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, इंस्पायरिंग, ऑर्गेनाइजिंग. सो द वैल्यू ऑफ अ लीडर इज इन एज द वैल्यू ऑफ अ लीडर, किसी भी एक नेता का जो मूल्य होता है वो एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजर का होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी यूटिलिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजर की होती है. तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं. What are the components of leadership? What are the components of leadership? लीडरशिप के कई कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले तो क्या है कि करेज है, कॉम्पिटेंस है ना, कॉम्पिटेंस है. उसके बाद ट्रस्ट है. सो दे आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप ऑल्सो. ओके, प्रोफेशनलिज्म है. देन हु इज अ लीडर, व्हाट इज लीडरशिप? यू कैन डिफाइन दिस ऑल्सो. अ लीडर इज अ पर्सन who leads by example. You can say एक नेता कौन व्यक्ति है? We can say a leader is an individual who is responsible for the activities and achievements of a group of people, है ना, and that group of people can be a company, an organization, a society, a nation. Okay, so a leader is an individual who is responsible for the activities and
अचीवमेंट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेता वह व्यक्ति है जो कि लोगों के समूह के, जो कि किसी लोगों के समूह के गतिविधियों और उपलब्धियों के लिए जिम्मेदार है, उसे हम नेता कह सकते हैं। ओके, सो लाइकवाइज वी कैन डिफाइन लीडरशिप। सो वेरियस देयर आर वेज, कई तरीके हैं जिसमें कि आप आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट? अ गुड लीडर टेक्स अ लिटिल मोर देन हिज शेयर ऑफ द ब्लेम। एक अच्छा नेता अपने हिस्से से थोड़ा अधिक दोष लेता है और अपने हिस्से से थोड़ा कम श्रेय लेता है। अब इसकी व्याख्या कीजिए। सो नाउ हियर वी कैन स्प्लिट द स्टेटमेंट। हम यहां पर अपने आंसर में मेन बॉडी में स्टेटमेंट को दो भागों में तोड़ सकते हैं ताकि उसे व्याख्या करने में हमें आसानी आएगी। तो एक हिस्से में हम बात करेंगे जहां पर कि वो अपने हिस्से से थोड़ा अधिक दोष लेता है, और दूसरा जो अपने हिस्से से थोड़ा कम श्रेय लेता है। ओके, फाइन। सो a good leader, we can make subheading, a good leader takes more than his share of blame, यानी अपने हिस्से में जो दोष है उससे अधिक लेता है। ठीक है। we know that leadership is more about लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, है ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एंड वंस यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, सो यू ओन द फेलियर। ओके, यू ओन द फेलियर एज वेल एज द सक्सेस ऑफ द ग्रुप और द ऑर्गेनाइजेशन। जो संगठन है उसकी सफलता और असफलता एक लीडर उसको ओन करता है। ठीक है ना। सो नाउ वी कैन से दैट द लीडरशिप इट इन्वॉल्व्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जब आप किसी संगठन के नेता होते हैं, जब आप किसी जनसमूह के नेता होते हैं, तो उसमें सर्वाधिक जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्वाधिक जिम्मेदारी लीडर की होती है। तो जब सर्वाधिक जिम्मेदारी लीडर की है तो विफलता के भी स्थिति में सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? जो लीडर है उससे ही पूछा जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि उसके पास ही ये शक्ति होती है कि वो लोगों की एक्टिविटीज को, उनकी गतिविधियों को, उनके एनर्जी को, उनके गोल्स को, हर चीज को डिटरमाइन करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। इसीलिए जो उसका ब्लेम का शेयर है वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से आप उसे समझा सकते हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मीन्स डिटरमाइनिंग गोल्स को डिटरमाइन करने में, है ना, एलोकेटिंग जॉब, किस व्यक्ति को क्या काम करना है, एलोकेटिंग जॉब्स एंड ड्यूटीज। ठीक है। उसके अलावा सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, लोगों से उनके अकाउंटेबिलिटी को सीख करना। अब चूंकि ये सभी चीज जो हैं वह किसी भी सफलता या असफलता को प्रभावित करते हैं, यही डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं, इसीलिए अ लीडर शुड टेक मोर देन हिज और हर शेयर ऑफ ब्लेम। इसीलिए जहां पर ब्लेम हो तो उनकी ज्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि लीडरशिप इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। नाउ सी कि अगर कोई व्यक्ति है और उसे कोई कार्य करने के लिए दिया गया है तो वो उसकी जवाबदेही है, उससे जवाबदेही मांगी जाएगी भैया उस काम की सफलता और सफलता को लेकर। लेकिन अगर कोई किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का लीडर है, अगर एक समूह का नेता है, मान लीजिए किसी कंपनी का प्रमुख है, किसी सरकारी विभाग का या मंत्रालय का, किसी मंत्रालय का सचिव है, तो उतने जिम्मेदारी भरे पोजीशन के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती, वो सभी लोगों की गतिविधियों की भी जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है वह उसी व्यक्ति की होती है जो लीडर है। इसीलिए उसे ब्लेम का ज्यादा शेयर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी यहां पर खत्म हो जाती है और यहां पर क्या हो जाता है, लीडर के केस में ग्रुप अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ग्रुप अकाउंटेबिलिटी पूरे समूह की जो जवाबदेहिता है, एंड दिस ग्रुप अकाउंटेबिलिटी यही कारण है कि उसे अपने हिस्से का जो ब्लेम है उससे ज्यादा, एक अच्छा नेता जो होता है अपने हिस्से से ज्यादा का ब्लेम लेता है। अच्छा, नाउ द थर्ड थिंग इज कि लीडरशिप इट इज ऑल्सो अबाउट सेटिंग, being role model, setting benchmark. Okay, so leadership is also about setting a benchmark, acting as a
रोल मॉडल, सेटिंग अ बेंचमार्क। इसीलिए अगर किसी से कोई गलती हुई, कई बार क्या होता है कि लोग से अगर कोई गलती हो गई तो कोई उस गलती को ओन नहीं करना चाहता, है ना। अब अगर किसी ग्रुप का लीडर भी ऐसे टेंडेंसीज को शो करेगा तो हम उसे एक बैड लीडर मानेंगे, एक बुरा नेता मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी हरकत से फिर और सभी लोग भी अपने अपने दोषों को छिपाएंगे, अपनी अपनी गलतियों को छुपाएंगे। तो एक अच्छा नेता कौन होगा? एक अच्छा नेता वो होगा जो कि विफलताओं को, गलतियों को ओन करेगा और जितना उसका शेयर है उससे कहीं ज्यादा ओन करेगा। वाई? टू सेट अ बेंचमार्क फॉर फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर, फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर। ठीक है, ओके। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। अ गुड लीडर टेक्स लेस than his share of the credit. Okay, a good leader takes less than his or her share of credit, यानी अपने हिस्से का जो श्रेय है उससे कम श्रेय लेता है। क्यों? सो अ गुड लीडर means he or she should be humble. So humility is one of the most important characteristic for being a good leader. यानी अगर आप ये कहें कि जो कुछ हुआ वो मेरे कारण हुआ, अगर आपका ड्यू क्रेडिट भी है, अगर आप वो क्रेडिट लोगों में बांटते हैं, अ गुड लीडर इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, अ गुड लीडर इज अबाउट टेकिंग लेस क्रेडिट for oneself and giving it more to the subordinate in order to inspire them, in order to motivate them. उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप जो अपने हिस्से का भी क्रेडिट है वो भी उनको देते हैं। ओके, सो इट इज मोर अबाउट ह्यूमिलिटी, इट इज मोर अबाउट मोटिवेटिंग अदर्स, इंस्पायरिंग अदर्स। ओके, इंस्पायरिंग अदर्स। जिसने थोड़ा भी काम किया हो आप उसका भी मनोबल बढ़ाते हैं, और तीसरी चीज ये है कि a good leader is about compassion. A good leader is about compassion. A good leader is about kindness. So a good leader is about cooperation, recognizing that something has been achieved not due to him but due to all those who are involved in that work. ओके, तो यही कारण है कि एक जो अच्छा नेता है वो अपने हिस्से के श्रेय से कम श्रेय लेता है, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन में और उसके साथ जो टीम मेंबर्स हैं उनमें भी ह्यूमिलिटी आए, और जो लोग हैं सब में इंस्पिरेशन हो कि भाई मैंने ये काम किया है। दे स्टार्ट टू ओन द ऑर्गेनाइजेशन, दे स्टार्ट फीलिंग एज इफ दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनको लगे कि भाई हमारा भी इसमें कुछ है। और दूसरी चीज कि उसके अंदर सभी लोगों के प्रति कंपैशन भी है। एंड अ गुड लीडर इज ऑल्सो अबाउट बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरीके से? टू मैनेज द इमोशंस ऑफ अदर्स। तो अगर आप अपने हिस्से के श्रेय से कम श्रेय लेते हैं तो आप दूसरे के इमोशंस को भी मैनेज और रेगुलेट कर सकते हैं, जहां पर कि लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति केवल अपने विषय में नहीं सोचता, हम सब के विषय में सोचता है। सो दैट इज व्हाई अ गुड लीडर मस्ट हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वंस यू प्रोवाइड दिस एक्सप्लेनेशन, यू कैन, आप उदाहरण भी दे सकते हैं। And a very good example in this context is of Mr. Satish Dhawan. सतीश धवन 1970-80 के दशक में इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे, द फॉर्मर इसरो चेयरमैन, है ना, द एक्स इसरो चेयरमैन। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके विषय में एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताया था। सो व्हेन Dr. APJ Abdul Kalam, the former president of India, the 11th president of India, so उन्हें 1973 में भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम SLV का प्रोग्राम डायरेक्टर बनाया गया था, और उन लोगों को लक्ष्य दिया गया था कि 1980 तक आपको रोहिणी उपग्रह को ऑर्बिट में प्लेस करना है। तो इन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, और 1979 में ही इन लोगों ने फैसला किया कि हम रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ेंगे। बट देयर वाज सम ग्लिचेज, सम टेक्निकल ग्लिचेज, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, उपग्रह क्या हुआ कि वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। और
जो इसरो चेयरमैन थे डॉक्टर सतीश धवन, ही हैड कॉल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, दुनिया भर के उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने खुद उस फेलियर को ओन किया, जबकि वो फेलियर किसका था, वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टीम का था, जिसके प्रोग्राम डायरेक्टर, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। बट he himself faced the media, he himself took the questions and said that these people have done a very good work and next time they will certainly succeed with more technological support. And और ये बहुत अपने आप में एक सुखद आश्चर्य की बात है कि जब अगले साल उसी टीम ने रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण किया, when it was launched and it was successfully put in the orbit, और जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो डॉक्टर सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम को कहा कि यू गो एंड टेक दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जाइए और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। सो यू सी द ग्रेटनेस ऑफ द लीडर दैट मिस्टर सतीश धवन वाज, दैट इन द केस ऑफ फेलियर ही केम फॉरवर्ड टू ओन इट। और सफलता की विफलता की स्थिति में टीम की विफलता थी, चेयरमैन की विफलता नहीं थी, पर चेयरमैन ने अपने सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनको सामने से आकर बचाया और कहा कि इन्हें और तकनीकी सहयोग मिलेगा, ये अगली बार जरूर सफल होंगे। अब आप सोच लीजिए कि वैसी टीम के आत्मविश्वास का क्या स्तर रहा होगा। और जब अगली बार टीम सफल हुई और श्रेय चेयरमैन को जाना चाहिए, तो उन्होंने उस चीज को अपने टीम डायरेक्टर को आगे बढ़ाया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कहा आप जाकर कॉन्फ्रेंस कीजिए। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ अ ग्रेट लीडर, ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जांपल्स यहां पर दे सकते हैं। अच्छा, कंक्लूजन में हम क्या बात करेंगे? कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि गुड लीडरशिप इन्वॉल्व्स inclusiveness. Good leadership involves taking everyone together, that is inclusiveness. Emotional intelligence, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता भी उसमें होनी चाहिए, as well as acting as a role model, as well as acting as a role model, एक रोल मॉडल की तरह एक अच्छे नेता को कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं हम इस प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। देविका इज एन आइडियलिस्ट। देखिए, केस स्टडी, छोटे छोटे केस स्टडीज आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसी मॉडल पे हमने ये केस स्टडी फ्रेम किया है। सो देविका इज एन आइडियलिस्ट, सी इज रिसेंटली पोस्टेड। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते जाइएगा। सी इज रिसेंटली पोस्टेड इन अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, एक नए जिले में उनकी पोस्टिंग हुई है। अंडर अ सीनियर ऑफिसर सी एडमायर्स फॉर हिज डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। The state government has launched an anti-encroachment campaign with strict deadlines. Her senior is leading the campaign in the district. So senior is leading the campaign. She observes that poor and vulnerable sections are being displaced more compared to well-off encroachers. What should be her conduct? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि what should be her conduct in light of the above circumstances, in light of above circumstances। हिंदी में पढ़ें। देविका एक आदर्शवादी हैं। हाल ही में उन्हें एक नए जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन पदस्थापित किया गया है, जिनकी अनुशासन और कड़ी मेहनत की वह प्रशंसा करती हैं, उनकी प्रशंसक हैं। प्रशंसक किस लिए हैं? उन वरिष्ठ अधिकारी के कठिन मेहनत करने की जो अभिवृत्ति है, जो उनके अनुशासन की अभिवृत्ति है, उसके लिए उनके प्रशंसक हैं। अच्छा, अब राज्य सरकार ने एक सख्त समय सीमा के साथ अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है। अब चूंकि बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी जिले में अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जिन वरिष्ठ अधिकारी के अधीन मातहत वो कार्य कर रही हैं, जिनकी वो प्रशंसक हैं, तो इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो आपको अतिक्रमण विरोधी अभियान है, उनके जिले में उन्हीं वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में हो रहा है। अच्छा, उन्होंने देखा, यानी देविका ने देखा कि संपन्न अतिक्रमणकारियों की तुलना में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक विस्थापित किया जा रहा है। तो उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर उनका आचरण कैसा होना चाहिए? अब है कि भाई वो नई वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है, वैसे ऑफिसर के अंडर पोस्टिंग हुई है जिनकी वो प्रशंसक हैं। प्रशंसक किस लिए हैं? क्योंकि वो एक मेहनती और साथ ही साथ एक अनुशासित सिविल सर्वेंट हैं। ठीक बात है।
अच्छा, अब राज्य सरकार ने भाई बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दे दी हैं कि इंक्रोचमेंट हटाओ, खाली करो, अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया है और उनके जिले में इसका नेतृत्व, इसका कार्यभार किसको दे दिया है? उनके वरिष्ठ को दे दिया है। अब देविका क्या देखती हैं कि भाई जो संपन्न लोग हैं उनके तो इंक्रोचमेंट को कम टारगेट किया जा रहा है, जो गरीब हैं, जो सुभेद वर्ग के लोग हैं, उनको अधिक विस्थापित किया जा रहा है अतिक्रमण विरोधी अभियान की आड़ में। तो ऐसे में देविका का क्या कंडक्ट होना चाहिए? प्रश्न यही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, केस स्टडी के इंट्रोडक्शन में आप प्रयास कीजिए कि जो महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए सबसे पहले, है ना। तो इस केस स्टडी में जो नैतिक मुद्दा है वो क्या है? इलीगल इंक्रोचमेंट है। सबसे पहले तो इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है, उसका मुद्दा है। दूसरा क्या मुद्दा है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन। केस ये सजेस्ट कर रहा है कि जो अमीर अतिक्रमणकारी हैं उनको कम टारगेट किया जा रहा है और जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है, भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि यह आर्थिक विषमता को भी दर्शाता है, इकोनॉमिक गैप को भी दिखाता है ना। अच्छा, और साथ ही साथ उनके वल्नरेबिलिटी को भी यह प्रदर्शित करता है, वल्नरेबिलिटी को भी प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक गैप है, इकोनॉमिक गैप है, उसको भी प्रदर्शित करता है। तो ये सभी इसमें नैतिक मुद्दे हैं, नैतिक समस्याएं हैं जिसको कि आप उल्लेख कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रश्न सीधा पूछता है कि इन लाइट ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस व्हाट शुड बी हर कंडक्ट, है ना। तो उनका क्या ऐसे में आचरण होना चाहिए? हर कंडक्ट इन लाइट ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस, इन लाइट ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस। सबसे पहली बात कि भाई वो जिन वरिष्ठ के अंतर्गत कार्य कर रही हैं उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा अभियान जिले में चलाया जा रहा है। तो जब देविका देखती हैं, व्हेन शी ऑब्जर्व्स दैट द रिच इंक्रोचर्स दे आर टारगेटेड लेस, जो गरीब लोग हैं उनको अधिक विस्थापित किया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो उनके वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी, सहमति और उनके ही प्लानिंग से ये सब किया जा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं हो और जो फील्ड पर अधिकारी हैं, जो फील्ड पर कर्मी हैं सरकार के, वो इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। तो उनका पहला क्या कंडक्ट होना चाहिए? देविका का पहला कंडक्ट ये होना चाहिए कि उन्हें इस पूरे विषय को अपने सीनियर अधिकारी के दृष्टि में लाना चाहिए, उनके ध्यान में लाना चाहिए। ओके, सो ब्रिंग इन अटेंशन, पहला कंडक्ट क्या है? ब्रिंग इन अटेंशन ऑफ द मैटर, ब्रिंग इन अटेंशन ऑफ द मैटर, bring in attention of the matter, bring in attention of the matter and discussing the issue with senior, and discussing the issue with senior। भाई कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले उस चीज पर चर्चा करनी जरूरी है, उस चीज पर बातचीत करना जरूरी है। अच्छा, ये बात है। इसके पहले भी हम एक बात ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो उन्हें सटीक वैसे जो है साक्ष्य जुटाने चाहिए, सटीक ऐसे आंकड़े जुटाने चाहिए, एविडेंसेस जुटाने चाहिए, ताकि वो अपने सीनियर के ध्यान में इस बात को ला सकें, है ना। तो सबसे पहले हम उस चीज को बात करेंगे, ये नंबर 2 पर आएगा। पहली चीज क्या है? सो कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जहां जहां पर इस प्रकार से भेदभाव हुआ है, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टेंसेस हैं उनके रेस्पेक्ट में एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, चाहे वो फोटोग्राफ्स के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से हो, आर्टिकल के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उसको कलेक्ट करें। उसके बाद इस मामले को अगर वो पाती हैं कि हाँ भाई सच में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है और ये प्रूफ हो रहा है एविडेंसेस से, तो उसे अपने सीनियर के अटेंशन में लाएं और फिर उस इशू को सीनियर के साथ डिस्कस करें।
अच्छा, तीसरी चीज क्या कर सकती हैं कि भाई यदि सीनियर की जानकारी में नहीं हो रहा है तो सीनियर का सहयोग करें, ताकि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट ना किया जाए और जो सरकार की एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन है वो हर किसी पर इक्वली अप्लाई हो। ठीक है ना। इफ द सीनियर इज, अब दो परिस्थिति हो सकती है कि या तो उनका सीनियर क्या है, इग्नोरेंट है इस चीज को लेकर, नहीं पता उन्हें कि भाई ऐसे लक्षित किया जा रहा है, एंड दूसरी ये परिस्थिति हो सकती है कि सीनियर इज कॉग्निजेंट ऑफ द मैटर, सीनियर इज कॉग्निजेंट ऑफ द मैटर, सीनियर को पता है। अब अगर सीनियर इग्नोरेंट है तो सीनियर को उन विषयों में और ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, उन्हें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकें, कॉन्क्रीट स्टेप्स ले सकें। और उसके साथ उन्हें अपने भी सहयोग का आश्वासन देना चाहिए कि भाई इस चीज को रोकने में मेरी भी जो सहयोग होगी, मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूं। ओके, सो एश्योरेंस ऑफ कोऑपरेशन, एश्योरेंस ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है। अच्छा, अब अगर सीनियर को ये बात पता है, इफ सीनियर इज कॉग्निजेंट ऑफ द मैटर, देन इट सीम्स दैट ईदर ही इज हेडिंग दिस और ही इज साइलेंटली अलाउइंग दिस टू हैपन। ठीक है भाई, जो अमीर लोग हैं चूंकि उनका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति में टारगेट मीट करना है तो क्यों ना जहां पर कंसिक्वेंसेस कम हो हम वहां पर अभियान चलाकर जो सरकार का ये कैंपेन है हम उसको कंप्लीट कर दें। तो हो सकता है कि द सीनियर इज कॉग्निजेंट, इन सच अ केस सी मस्ट परसुएड द सीनियर। अब वो क्या कर सकती हैं, सीनियर को परसुएड कर सकती हैं। ठीक है, सो सी मस्ट परसुएड द सीनियर टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंप्लीमेंटिंग द कैंपेन। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अपने सीनियर को परसुएट करें, उन्हें एक तरीके से इन्फ्लुएंस के जरिए, मोरल एंड सोशल परसुएशन के जरिए कि भाई हमें इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद उन्हें पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करें। ये एक बात हो सकती है ना। अच्छा, उसके अलावा अन्य भी जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी इन चीजों की चर्चा करके उन सीनियर के साथ बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। सो सी मे ऑल्सो थिंक टू इन्वॉल्व other seniors also, other seniors, so that they can bring over the matter the attention of the involved government official. ठीक है, so she can also take help of, she can also take help of other seniors in the department, और जो सीनियर्स हैं उनका भी हेल्प ले सकती हैं, ताकि वो भी, अगर वो जो उनके सीनियर ऑफिसर हैं अगर कॉग्निजेंट हैं तो फिर उनको परसुएट करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर और जो विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सहयोग लेते हुए उनको परसुएट कर सकती हैं, ताकि वो इस तरीके से नॉन डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अपनाएं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि वो ये सब बात नहीं मानते, वो कहते कि नहीं जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो एंड नाउ शी इज नॉट इन्वॉल्व्ड as the case study does not specify that, तो अब वैसे केस में क्या कर सकती हैं, so she can bring this matter to the light of, to the attention of the immediate senior or the superior of her senior official। बात आ रही है समझ में। अब अगर मान लीजिए कि जो सीनियर है वो डिनाई कर जाता है अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेके, आउटराइटली वो डिनाई कर देता है और रिजेक्ट कर देता है इस आइडिया को, तो देविका को क्या करना चाहिए, इस सीनियर का भी जो सुपीरियर है, इस सीनियर ऑफिसर का भी जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके ध्यान में इस मामले को लाना चाहिए। सो ब्रिंग इनटू अटेंशन द इमीडिएट सीनियर ऑफ द सीनियर ऑफिशियल और द सुपीरियर ऑफ द सीनियर ऑफिशियल, किस तरीके से चीजें हो रही हैं और इसे हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और इस बात को अगर मान लीजिए कि ये विभागीय स्तर पर बात नहीं रुकती है तो फिर इसको लेकर मीडिया में भी इस प्रकार से बात को उठाना चाहिए, और आगे मान लीजिए कि जो विभाग है, संबंधित विभाग है, मंत्रालय है, उसमें भी आगे बात को उठाना चाहिए। तो दिस कैन बी द कंडक्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर
सिचुएशन। अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? अब कंक्लूजन में जो एथिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, कंक्लूजन में जो एथिकल वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं और उससे अचीव क्या होगा, हमको उस बात को लिखना है। तो ऐसे परिस्थिति का सामना करने के लिए किसी सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और करेजियस होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे जो सिविल सर्विस के फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, इम्पार्शियलिटी के, नॉन पार्टीशनशिप के, इक्वालिटी के, कंपैशन के, है ना, क्योंकि यहां पर कंपैशन की कमी है इसीलिए पुअर को टारगेट किया जा रहा है और अमीर को टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति अनबायस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, करेजियस होगा, तो इससे एक इफेक्टिव और कंपैशनेट सिविल सर्विस का विकास हो सकेगा। ऐसा बात कहते हुए हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो यू ऑल्सो मस्ट प्रैक्टिस केस स्टडीज सो दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ फॉर द एग्जामिनेशन। जब आप परीक्षा में जाएं तो आपको बहुत ज्यादा वहां पर समस्या ना आए, ठीक है। तो हमारी आज की चर्चा यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।